आज की कहानी है हमारी बांग्लादेश के ऊपर। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्राइसिस चल रही है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हें बांग्लादेश छोड़ देना पड़ा और फिलहाल वो भारत में है। भारत में क्या कर रही हैं, ये भी प्रश्न कुछ लोगों का हो सकता है। तो ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है कि जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों को यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भारत अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ निजी संबंध भी होते हैं जिनके चलते वो भारत में है। भारत में कहाँ पर है? हिंडन, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है, वहां पर है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब सवाल ये उठता है कि यह विवाद क्यों हुआ। आप लोग टीवी, समाचार, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ हद तक जान भी रहे होंगे, लेकिन आज हम लोग ये विषय को समझने के लिए इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे और खास तौर पे यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसे पत्रकार, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोकतंत्र के प्रबल समर्थक नहीं है, या उनका बुद्धि विवेक कहाँ नष्ट हो गया ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। मैंने खुद ने कुछ वीडियोस देखे ये समझने के लिए कि लोगों की राय क्या है। तो ज्यादातर वीडियोस में मैंने ये पाया कि कुछ पत्रकार सो कॉल्ड और कुछ बड़े यूट्यूबर्स सो कॉल्ड और कुछ परम महाज्ञानी विद्वान लोग जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी होगा, और वो दिन दूर नहीं जब भारत में यह होगा। उनका निशाना सरकार के ऊपर है। उनका कहना है कि भारत सरकार भी उसी तरीके से तानाशाह हो गई है जैसे कि बांग्लादेश की सरकार थी। लेकिन क्या ये तस्वीरें आपको विचलित नहीं करती? और भारत में ऐसा क्यों होगा? अगर कोई सच्चा भारतीय नागरिक होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि यह भारत में हो। और आज दुनिया में भारत की जो छवि है, भारत की शिक्षा का स्तर जो है, लोगों की समझ का स्तर जो है, उसमें हाल फिलहाल ऐसी किसी भी घटना की कोई आशंका नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात को लेकर आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के प्रति प्रबल आस्था और सच्ची निष्ठा के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि भारत में ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जब इस प्रकार की घटना भारत में घटे। 2008 के दौरान इस तरीके का माहौल लीबिया में देखा गया था, जब विद्रोही जनता कर्नल गद्दाफी के महल में घुस गई थी और वहां से चीज सामान लूट करके लाई थी। अफगानिस्तान में जब सरकार गिरी और तालिबान की सरकार आई तो वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं देखी गई थी। हमारा आपका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले यह घटना मालदीव में भी एक बार घटी थी। तब राजीव गांधी सरकार ने ऑपरेशन चला करके मालदीव ने शांति की बहाली करी थी। अपने बालपन को याद करेंगे तो 2004 में यह सीन आपने इराक में भी देखे होंगे जब सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी थी। लेकिन आज सबका टारगेट भारत क्यों है? और हमारे ही देश के कुछ लोग क्यों चाहते हैं कि भारत में भी ये हो? इसी चर्चा को आज हम लोग करने जा रहे हैं। मैं अपनी कक्षाओं में बार बार ये बात समझाता सिखाता हूं कि वर्तमान समय में कोई भी घटना घट रही है या वर्तमान समय में कोई भी विवाद हो रहा है तो इसका गर्भ जो है वो अतीत है। इतिहास से ही किसी भी विवाद का जन्म होता है जो वर्तमान में हमारे सामने परिलक्षित होता है। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने ये जो इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, ये आजादी के पहले का नक्शा है, और सन 47 के पहले ये जो वर्तमान पाकिस्तान है और वर्तमान बांग्लादेश, ये दोनों भारत के हिस्से हुआ करते, और भारत का आकार इतना बड़ा था, और 1935 के पहले इससे भी बड़ा था, और पहले इससे भी बड़ा था। लेकिन हम लोग फिलहाल अपने विषय पर ही चर्चा करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी मांग थी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां जहां हैं उनको पाकिस्तान के रूप में मान्यता दे दी जाए। इसके लिए तमाम सारे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, तमाम सारी बैठकें भी हैं, तमाम सारे समझौते भी हैं। लेकिन उन पे ना जाते हुए हम लोग सीधे इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को मिला क्या था। पाकिस्तान दरअसल दो हिस्सों में बना था क्योंकि दो हिस्सों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा थे। पहला हिस्सा, ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक हिस्सा ये था, और दूसरा हिस्सा ये वर्तमान पाकिस्तान जो है इसको कहा गया था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के रूप में ये दो भूमि के टुकड़े पाकिस्तान के पास गए। जिनको पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट जाता है, उनके बारे में दो बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। पहली बात यह कि पाकिस्तान की जब नींव पड़ी, जब जिन्ना ने यह तय किया कि मुसलमानों को अलग मुल्क मिलना ही चाहिए,
तो उसका आधार उर्दू थी। भाषा के आधार पर नए मुल्क की मांग थी कि जो लोग उर्दू बोलते हैं, जो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनके लिए अलग मुल्क होना चाहिए। और उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो अरबी है। तो जिस मुल्क की नींव अरबी फिलॉसफी पर रखी गई, उर्दू भाषा के आधार पर रखी गई, उस मुल्क का कायदे आजम यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना उर्दू बोलना नहीं जानते थे, ना उर्दू लिखना जानते थे, ना हिंदी बोलना जानते थे, ना हिंदी लिखना जानते थे। वो सिर्फ अंग्रेजी ही बोल सकते थे, क्योंकि उनकी भी शिक्षा दीक्षा भारत के बड़े नेताओं की तरीके से विदेशों में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, बचपन से ही वहां रहे थे। तो जब वो लोगों को भाषण देने के लिए जाते थे तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर जाता था। वो पहले बोलते थे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर ट्रांसलेटर बोलता था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस तरीके से वो भाषण दिया करते थे। और ऐसा आदमी कौन सा मुल्क बनाना चाह रहा जिसकी नींव उर्दू पर टिकी हो? तो फिलॉसफी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल मिस्टेक। मूलभूत गलती तो यही हो गई थी। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान मुल्क बना 14 अगस्त 1947 को, और ये दो हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति, वहां की भाषा में कायदे आजम बने। लेकिन जब जिन्ना साहब की मृत्यु हुई तो एक एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मरे, और उनके शव को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। गुमनाम मौत, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। गलत करने का परिणाम गलत ही होता है। अब ये दो हिस्से पाकिस्तान हो गए। अब पाकिस्तान की पहली प्रॉब्लम है गिल्ट फीलिंग। गिल्ट फीलिंग ये कि हिंदुओं को इतना बड़ा भूमि का टुकड़ा मिला और पाकिस्तान को इतना। तो एक तो ये उनकी समस्या है, और दूसरी समस्या यह है कि वो अपने ही देश को लेकर के कुंठाग्रस्त हैं। उनकी कुंठा का कारण यह है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है ये अविभाजित बंगाल का हिस्सा है, और यहां पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब बंगाली बोलते हैं। मुसलमान हैं लेकिन बंगाली बोलते हैं। मैं जब भी आपको धर्म के बारे में बताता हूं तो मैं जरूर आपको बताता हूं कि धर्म और संस्कृति दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां के लोगों का धर्म तो इस्लाम है, लेकिन उनका कल्चर है बंगाली, तो ये बोलते हैं बंगाली। और जब भाषाई आधार पर वो बंगाली हैं, जब वो सांस्कृतिक आधार पर बंगाली हैं, तो उनका खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, तौर तरीका, तीज त्योहार बंगाली ही तो होंगे। दूसरी तरफ जो पश्चिमी पाकिस्तान है, इसको अगर हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो ये पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। इनमें ये पहला प्रांत है जिसका नाम है पंजाब। आज की डेट में यही मूल पाकिस्तान है। दूसरा प्रदेश है सिंध, ये भी पाकिस्तान है लेकिन ये थोड़ा शांतिपूर्ण क्षेत्र है। तीसरा प्रदेश है पाश्तूनिया, और चौथा प्रदेश है बलोचिस्तान। अगर आप लोग अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको यह चीज कंफर्म होगी कि पश्तूनिया, ये जो प्रदेश है, प्रोविंस है पाकिस्तान का, यहां पर पाश्तो जनजाति रहती है, और पाश्तो जो लैंग्वेज है ये अफगानिस्तान की है। तो भारत और अफगानिस्तान का कोई लेना ही देना नहीं। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि पश्तूनिया कभी हमारा क्षेत्र नहीं था, ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से छीना या उनकी जमीनों पर कब्जा किया, क्योंकि अफगानिस्तान पहले बंजर भूमि माना जाता था। ठीक इसी तरीके से ये जो बलोचिस्तान है, यहाँ पर बलोच लोग रहते हैं, बलोच लैंग्वेज बोलते हैं, और ये बलोचिस्तान ईरान का हिस्सा है। तो ये वाला जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस है, पश्तूनिया और बलूचिस्तान, ये दरअसल मूल पाकिस्तान के हैं ही नहीं। मूल पाकिस्तान में केवल 3 प्रोविंस आते थे। पहला प्रोविंस है पंजाब, दूसरा है सिंध, और तीसरा है बंगाल। हमारे देश का बहुत पुराना नारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। लेकिन इस नारे के बारे में पाकिस्तान ने कभी नहीं सुना। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कभी नहीं मानते, उनको पता ही नहीं कि विविधता क्या होती है। तो पाकिस्तान बनने के कुछ ही वर्षों में वहां पे एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये पैदा हो गई कि पंजाबी है गर्म दिमाग का और बंगाली है ठंडे दिमाग का, और इन दोनों में तो वैसे भी नहीं पटनी। पंजाबी और बंगाली एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बंगालियों के बारे में बड़ी प्रसिद्ध कहावत मैंने बचपन में सुनी थी कि बंगाली लड़ाई तब करता है जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं।
और एक बार दो व्यक्ति लड़ रहे थे, उनमें से एक बंगाली था। जब बंगाली को बहुत गुस्सा आ गया तो उसने जमीन पे गड़ा हुआ एक पत्थर पकड़ा और उसको जोर जोर से हिलाने लगा और सामने वाले व्यक्ति को बोलने लगा कि अभी ये पत्थर उखाड़ के मैं तुझे मारूंगा, वरना यहां से भाग जा। जो अगल बगल के लोग देख रहे थे इस दृश्य को, वो हैरान थे कि ये पत्थर इससे उखड़ेगा नहीं और इतने गुस्से में ये क्या प्रयास कर रहा है। बाद में किसी ने बताया कि बंगाली जानबूझ के वो पत्थर उखाड़ रहा है, क्योंकि ना वो पत्थर उखड़ेगा ना वो उसको मारेगा, और पत्थर उखाड़ने के दौरान उसका गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। तो बंगाली ऐसे होते हैं। अब ये पंजाबियों और सिंधियों में भी नहीं बनती थी, क्योंकि सिंध प्रांत में ज्यादातर आबादी का यह मानना था कि भारत से हमें अलग नहीं होना चाहिए था। और जो बाहरी मुल्क के प्रदेश हैं, पश्तूनिया और बलोच, इनमें पाश्तो की पंजाबी से कभी नहीं बनेगी और बलोचों की सिंधियों से कभी नहीं बनेगी और इन चारों की आपस में भी कभी नहीं बनेगी। और आगे चल के इन चारों के विवादों का केंद्र बना पाकिस्तान का क्वेटा शहर, जो कहां पर है, इन चारों प्रोविंसेस के बॉर्डर पर, यानी कि पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच में है। आए दिन आप लोग जब अखबारों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में बम विस्फोट हुआ, पाकिस्तान में फिदायीन अटैक हुआ, क्वेटा के एक सैनिक स्कूल में बहुत बच्चे, 150 के करीब बच्चे एक बम विस्फोट में मारे गए थे कुछ 2013 में, पूरी दुनिया रोई थी। तो क्वेटा जो है ये इस विवाद का केंद्र आज बना हुआ है। बलोच चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, पाश्तो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, बंगाली चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। अगर सब पाकिस्तान से अलग ही हो गए तो पाकिस्तान में बचेगा कौन? यह भी चिंता हमेशा पाकिस्तान को रहती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जहन में आई वो ये आई कि अगर कोई पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में जाना चाहे तो इस रास्ते तो नहीं जा सकता, ये तो दूसरा मुल्क हो गया। तो रास्ता एक ही बचता है, ये इस रास्ते से जाएगा, अरब सागर, हिंद महासागर और फिर बंगाल की खाड़ी होकर के। तो जब अपने ही मुल्क में आप इस रास्ते से जाएंगे तो जीवन भर की जो पूंजी है वो तो अपने ही मुल्क घूमने में खत्म हो जाएगी, और यहां के लोग आपको वेलकम भी नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाली हैं और आप पंजाबी और सिंधी हैं। तो इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी रहती थी। और आजादी के करीब 10 साल बाद पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए वो करेंगे क्या? तो इस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी एक इन्फेंट्री को बंगाल में भेज दिया। कहां? ढाका में। और कहा छुट्टियां बिताओ, और सेना को खुली छूट दे दी कि या तो इन बंगालियों का दिमाग ठिकाने लगा दो, ये उर्दू को एक्सेप्ट कर लें, पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लें, और नहीं तो कत्लेआम मचा दो। और जब ईमान से कोई वहशी व्यक्ति वहशियाना हरकत करता है तो मानवता शर्मसार होती है। 1960 से 70 का दशक बंगाल में कत्लेआम का दौर कहा जाता है। पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी इन्फेंट्री यहां पर डिप्यूट कर दी गई, जिसका काम था जगह जगह चेक पोस्ट लगा देना, जगह जगह बैरिकेटिंग लगा देना, और प्रत्येक बंगाली को पकड़ना, और जैसे ही वो बंगला भाषा बोले, उर्दू ना बोले तो गोली मार देना। ये बहुत छोटा उदाहरण है। जो उर्दू बोलने का आश्वासन दे दे, जो पाकिस्तान को अपनी मातृभूमि मान ले, वो तो फिर भी बच सकता है, लेकिन जो बंगाली भाषा को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, उसको तो मरना ही है। पाकिस्तानी सेना के जो हुक्मरान थे, जब रात को वो अपने दस्तरखान में बैठते थे और अपने कमांडरों से हिसाब लेते थे कि कितने मारे, तो आपको जान के हैरानी होगी कि बड़ी बड़ी थालियों में औरतों के स्तन प्रस्तुत किए जाते थे काट करके, और स्त्रियों के ब्रेस्ट गिनवा करके बताया जाता था कि इतनी औरतें मारी। बच्चों के सर थालियों में प्रेजेंट किए जाते थे कि इतने बच्चे मारे, और आदमियों का लिखित में हिसाब दिया जाता था। कुंवारी लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया जाता था, सामूहिक बलात्कार किया जाता था, अंग भंग किया जाता था, इंटरनल ऑर्गन्स की स्मगलिंग की जाती थी, और ऊपर हेलीकॉप्टर में ले जाकर के चलते हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया जाता था। और यह पाकिस्तानी फौज के लिए तमाशा था। संयुक्त राष्ट्र की कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती थी उस जमाने में कि पाकिस्तान में ह्यूमन फ्लैश खाने का कल्चर था। औरतों को, बच्चों को मारा जाता था और उनके अंगों को खाया भी जाता था। इन 10 सालों में 1.4 मिलियन बंगालियों का कत्लेआम हुआ।
आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वो आंकड़े हैं जिनके बारे में पता चल गया। और जब बंगालियों को ये बात समझ में आ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो ढाका विश्वविद्यालय से एक आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अपनी मातृभूमि और भाषा के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। और मांग ये उठी कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है और हमें भाषा के आधार पर नया मुल्क चाहिए, और वो भाषा होगी बंगाली। जबकि ये मुसलमान है, लेकिन भाषा इनको क्या चाहिए? बंगाली। इसी बीच पाकिस्तानी फौज और सरकार की जो कायराना हरकतें चल रही थी, इससे बड़ी संख्या में लोग भयभीत भी थे। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में 4090 किलोमीटर की यह विशाल सीमा है, और उस जमाने में तो बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग और बॉर्डर्स भी नहीं थे। तो यहां पर जो हिंदू हैं, यहां पर जो बंगाली हैं, वो भाग भाग करके भारत भी आ रहे थे, और सबसे ज्यादा ये बंगाल आ रहे थे, उसके बाद ये असम आ रहे थे, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और देखते ही देखते करीब 1 करोड़ बंगाली भारत आ गए। 1 करोड़ बंगाली भारत आ गए। भारत वैसे ही गरीब मुल्क था। जब पाकिस्तान आजाद हुआ है तभी तो हम भी आजाद हुए हैं। यहां पर भी गरीबी है, यहां पर भी अशिक्षा है, और ऐसी स्थिति में अचानक से इतनी बड़ी आबादी का बोझ हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक्शन लेना ही लेना था। इंदिरा गांधी सरकार में थी, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, सोवियत संघ ने हाथ खड़े कर दिए, भारत के विरोध में बात करने लगे कि अगर आपने एक्शन लिया तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने एक्शन लिया, और पूर्वी पाकिस्तान में यह जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के हीरो जो थे, इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता जो थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने वहां पे एक अपनी आर्मी बना रखी थी जिसको मुक्ति वाहिनी कहा गया। यहां से भारतीय फौजें गईं, और मात्र 17 दिन चले युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी। कुछ 28 नवंबर को भारतीय फौजों ने सीमा पार करी थी, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। और उस जमाने तक ये इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक सरेंडर था। कभी कभी मन में यह भी प्रश्न आता है कि इतने बड़े नंबर में सैनिकों ने सरेंडर क्यों किया? तो सैनिक तब तक है जब तक वो डिसिप्लिन्ड है, जब तक उसकी सैनिकों वाली दिनचर्या है, तभी तक तो वो सोल्जर है। अब यहाँ पे दिनचर्या क्या है? शराब पीना, मीट खाना, बलात्कार करना, औरतों को मारना, आदमियों का कत्लेआम करना। तो आप सैनिक कहाँ रह गए? आप तो हैवान हो गए। इतने सैनिकों ने सरेंडर किया, और 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना की ओर से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी सेना की ओर से जनरल नियाजी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान से टूट करके अलग हो गया, और अपनी भाषा के आधार पर एक नया मुल्क बना जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की महानता को आप यहीं से समझ सकते हैं कि देश बाद में, बंगला पहले। भाषा के आधार पर मुल्क बना, यह बांग्लादेश के लिए बहुत गर्व की बात है। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास बनेगा उसका नाम हुआ गढ़ भवन। गढ़ का मतलब डेमोक्रेसी, तो लोकतांत्रिक पद्धतियों से प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया गया। अमार सुनार बंगला, हमारा प्यारा बंगाल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित यह गीत बंगाल का राष्ट्रीय गान बना बांग्लादेश का। और पहले ही दिन से भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध मधुर हो गए, क्योंकि बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। यह जीत का सेहरा इंदिरा गांधी के सर पे सजना भी चाहिए था। इसी बीच पाकिस्तान ने भी भारत को बहुत परेशान करने की कोशिश करी। इतिहास की सबसे बड़ी नेवी दुर्घटना यहीं पर हुई, जब पाकिस्तान के सबमराइन अटैक में एक हमारा पूरा शिप डूब गया, 300 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए। लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई इसी समय पर हुई। लेकिन इन सब चीजों से हम लोगों ने हार नहीं मानी, और हमने बांग्लादेश को एक नया मुल्क बना दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बंगाल को आप एक नए देश के तौर पर देखिए, बांग्लादेश के तौर पर देखिए, और दूसरे पहलू में आप पाकिस्तान की मनोस्थिति को देखिए कि वो तो पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे, इस घटना के बाद और फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे। जो 90,000 सैनिक हमने सरेंडर करवाए थे, उनको हमने कुछ दिनों तक जेल में रखा। उनके साथ हमने एक सैनिक के जैसा ही बर्ताव किया। हमने उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर माना, हमने उनको आम कैदी या कोई अपराधी नहीं माना। इसके बाद हमने उनको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद वो फिर से पाकिस्तान चले गए, और आज वही सैनिक और उनकी पीढ़ियां वही सेम काम जो कभी बंगाल में होता था, आज बलूचिस्तान में करते हैं। ये प्रेजेंट सिनेरियो है।
पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने की कसम खा ली और वो कसम पाकिस्तान की आज भी जारी है। और इसी घटना के बाद आतंकवाद का जन्म होता है। पाकिस्तान हर कोशिश किया कि सिखों को आतंकवाद की आग में झोंक दे, तो एक खालिस्तानी आतंकवाद हमारे देश में आया। पाकिस्तान ने हर संभव कोशिश किया कि जैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ के अलग किया, हम कश्मीर को तोड़ के अलग कर दें, तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार आपने देखा। इसी क्रम में पाकिस्तान ने दुनिया के हर उस मुल्क को सपोर्ट करना शुरू किया जो भारत का नुकसान कर सकता था। लेकिन हमारी लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आज भी हम चट्टान की तरह सीना तान के खड़े हैं। अब आते हैं बांग्लादेश पर। एक नया मुल्क बन गया, नया संविधान बन गया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और नए राष्ट्रपति भी शेख मुजीबुर रहमान बन गए। शेख मुजीबुर रहमान के सामने एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में 100% लोग तो देशभक्त नहीं है। आजादी के बाद भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती होगी। 1971 से 1975 तक वो राष्ट्रपति रहे और एक रात जब वो सो रहे थे, बांग्लादेश की सेना धड़धड़ाते हुए उनके घर में घुसी और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और 3 बेटों को कत्ल कर दिया। और इसी के साथ बांग्लादेश में तानाशाही की युग की शुरुआत हो गई और लोकतांत्रिक सत्ता गिर गई। वो शेख मुजीबुर रहमान जिनको बंग बंधु कहा जाता है, वो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बंगाली भाषा में आंदोलन चलाया था, बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल को पाकिस्तान से भंग करो, बांग्लादेश बनाओ, उनकी हत्या हो गई। आप विश्वास कर सकते हैं इस बात का? यह घटना तो कुछ वैसी ही है जैसे हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले गांधी की आजादी के बाद हत्या हो गई। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि उसी शेख मुजीबुर रहमान की एक बेटी है जिसका नाम है शेख हसीना। उसकी जान बच गई। क्यों? क्योंकि उस समय वो भारत में थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। पिता की हत्या का धक्का लगा, भारत में उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया। वो जवान लड़की जो 1975 में करीब 25 साल की है, जवान लड़की है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है, माँ बाप, 3 बड़े भाई सब मर गए हैं। वो किस जज्बे और किस हिम्मत के साथ भारत में रही होगी, इसकी कल्पना करिए। और ठीक 5 साल बाद वो अपने वतन वापस लौटी 1980। बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री ली और एक समय ऐसा भी आया जब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने बांग्लादेश को फिर से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदलने का कार्य किया। और आज आप बांग्लादेश के नाम पर जो कुछ भी जानते हैं वो शेख हसीना की देन है। फिलहाल ये अंतिम बार 2008 में प्रधानमंत्री बनी थी और तब से लेकर अब तक ये प्रधानमंत्री थी और इस बार ये 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री का चुनाव जीती थी। तो क्या इस बात को लेकर के कोई संदेह पैदा होता है कि इनकी पॉपुलैरिटी बंगाल में नहीं होगी? और मैंने तो अपनी क्लासेस में कई बार आपको बताया है कि मुझे बहुत गर्व होता है ये देख के जब एक इस्लामिक राष्ट्र की प्रधानमंत्री साड़ी पहन करके आती है। धर्म उसका इस्लाम है। शेख हसीना कट्टर मुसलमान है, वो सुन्नी सूफी है, लेकिन वो साड़ी पहनती है क्योंकि वो धर्म और संस्कृति को अलग अलग लेकर के चलती है। और बांग्लादेश में हिजाब आपने वैसे भी नहीं देखा होगा क्योंकि वो बंगाली है, वहां पर हिजाब का कल्चर नहीं है। इन 15 सालों में शेख हसीना ने क्या किया? भारत से बहुत करीबी हुई। 2010 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो सुलझाया गया। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान आतंक कर रहे थे उन पर रोक लगाई गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जितना भी आतंकवादी मूवमेंट बांग्लादेश के अंदर चलता था उसको शेख हसीना ने बंद करवाया। इंदिरा गांधी को अपने देश का राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। हमने गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया 2021 में। अगर हम आज अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश वो देश है जिस पर भारत सरकार आंख मूंद के विश्वास करती है क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, खिलाफ है ही नहीं। मैं बार बार आपको बताता हूं कि आज दुनिया में सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री कहां है? बांग्लादेश में है। आपने अपने बदन पर जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों का कोई ना कोई धागा बांग्लादेश से जरूर आया है। दुनिया की सबसे बड़ी जूट इंडस्ट्री कहां पर है? बांग्लादेश में है। दुनिया में सबसे तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पर हो रहा है? बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तेजी से लिटरेसी रेट कहां पर बढ़ रहा है? बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा है। फिर यह बांग्लादेश की हालत कैसे हो गई?
इसके लिए जो कारण दिया गया, पहले वो कारण समझिए। कारण यह दिया गया कि हमारे देश में जब आप लोग ट्रेन में और बस में यात्रा करते होंगे तो सीटों के ऊपर लिखा होता है स्वतंत्रता सेनानी सीट, लिखा होता है, सबने देखा होगा। जो लोग इस देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे उनको हमारे देश में रिजर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किया। तो हमने बस में उनके लिए सीट रिजर्व करी, हमने ट्रेन में उनके लिए सीट रिजर्व करी। उनके परिवार के बच्चे हैं या उनकी कोई पीढ़ी है तो हमने उनको सरकारी नौकरी में कोटा दिया। इसमें कुछ गलत है? बांग्लादेश सरकार ने भी दिया शेख हसीना के टाइम में, लेकिन यह कोटा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 30% हो गया। और बांग्लादेश को आजादी चूंकि 71 में मिली है तो वहां के भी स्वतंत्रता सेनानी अब जीवित तो नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, तो ये कोटा उनको भी मिलता आ रहा है। तो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट यूनियन है या जो चरमपंथी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी का नाम लेना यहां पे उचित नहीं है, उनका कहना है कि ये 30% कोटा गलत है। अगर 30% आप केवल बंग भंग आंदोलन के लोगों को देंगे तो बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे? बात सही भी है। तो ये मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो कोटा घटा के 7% कर दिया। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी चीजें जब आपके कहने पर हो गई तो शेख हसीना का एक बयान वायरल हो गया कि कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण को रद्द करने के लिए या कम करने के लिए जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे भारत में कभी शाहीन बाग जाम कर दिया गया था, जैसे किसान आंदोलन के नाम पे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया गया था, तो ये लोग देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये तो देश विरोधी हैं। ये बयान पे और बवाल मच गया और ये तोड़ फोड़, पब्लिक लिंचिंग बड़े पैमाने पर चालू हो गई और सिर्फ एक मांग आई कि शेख हसीना इस्तीफा दो। अब चूंकि बांग्लादेश को मैं एक स्टेबल कंट्री मानता हूं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे ऐसी क्राइसिस नेचुरली हो सकती हैं, तो वहां पे बांग्लादेश की सेना से शेख हसीना ने बातचीत करी, एडवाइस ली और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि आपको रिजाइन करना चाहिए। शेख हसीना ने रिजाइन किया और आपने देखा कि 5 और 6 अगस्त को क्या हुआ, वो भारत आ गए। लेकिन उनके भारत आने के बाद जो स्टूडेंट अपने ही देश के निर्माता हैं, विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य है, उन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री कार्यालय को लूट लिया, प्रधानमंत्री निवास को लूट लिया, संसद भवन पे तोड़फोड़ कर दी, सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद कर दिया, सड़कों पे कत्लेआम मचा रहे हैं। कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, शेख हसीना के कपड़े तक लूटे गए और आदमी उनकी साड़ी पहन के घूम रहे हैं और इस बात को अपनी अचीवमेंट समझ रहे हैं कि शेख हसीना की जो एक ट्रेडमार्क है साड़ी, वो देखिए हमने लूट ली। और स्त्रियों के जो अंतर वस्त्र होते हैं, ब्रा, वो लेकर के रैलियां निकाली जा रही हैं हाथों में लहरा लहरा कर। क्या ये एक सभ्य समाज की निशानी है? और इसको हमारे देश के कुछ लोग सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये दृश्य भारत में आएगा जल्द ही। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी भी ज्यादा है, एक बूंद पानी में डूब के मरने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में क्राइसिस हैं तो हम उन क्राइसिस में अपना सहयोग क्या दे सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। या हमें कल्पना करनी चाहिए कि भारत में भी एक दिन ऐसा आएगा और जब हमारी माताओं बहनों के कपड़े लूटे जाएंगे। दूसरी चिंताजनक तस्वीर क्या आ रही है निकल के, कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्ध। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की गाड़ियों को रोक रोक करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जो धार्मिक प्रतीक है उनका अपमान किया जा रहा है। बहुत पॉपुलर तस्वीर आपने देखी होगी, शेख मुजीबुर रहमान की बहुत बड़ी प्रतिमा को गिरा दिया गया। बहुत शर्मनाक है। जब शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिराया गया तो मुझे सद्दाम हुसैन की प्रतिमा याद आ गई जो इराक में गिराई गई थी। अरे वो तो तानाशाह था, यहां पे कौन सी तानाशाही है? ऐसा करके सबसे पहले आपने बांग्लादेश की इकोनॉमी को चौपट कर दिया। केवल कानपुर में 300 ट्रक फंसे हुए हैं जो बांग्लादेश रोज आते जाते थे माल ढुलाई के लिए, केवल कानपुर में। हमारी अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब्जी सस्ती हो जाएगी। जो वहां नहीं जा पाएगी वो फिर मजबूरी यहां बिकेगी, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ेगा, वो भूखे मरने के लिए तैयार हो जाए। अब अगला प्रश्न यहां पे पैदा होता है कि ये पूरी और सत्य कहानी सुनने के बाद आपको एक माथे पे बल पड़ रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा यार बात नहीं समझ में आई, कुछ अभी तक की क्यों हो रहा है, अभी तक मामला समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है।
तो अब आइए इसके वास्तविक कारण में। कुछ सालों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से एक मांग हुई, और वो मांग ये हुई कि जिस तरीके से न्यूमूर आइलैंड को लेकर के आपने भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया, और आज न्यूमूर आइलैंड भारत के पास है, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस वहां पर है, तो इसी तरीके से एक आइलैंड हमको चाहिए। उस आइलैंड का नाम लेना भी उचित नहीं, क्योंकि डिस्प्यूटेड है मामला। यह बात बहुत इंटरनल तरीके से हुई और शेख हसीना ने नो कह दिया। बहुत समझदारी भरा निर्णय लिया, और जब उन्होंने वैश्विक मंच पे इस घटना को दोहराया तो उन्होंने कहा कि जो हाल आज ईस्ट तिमोर का हुआ है वो हाल कल को ये बांग्लादेश का करेंगे, क्योंकि यही लॉलीपॉप देकर के इन्होंने इराक को बर्बाद किया, यही लॉलीपॉप देकर के इन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, और धीरे धीरे ये साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आज नहीं तो कल चाइना को काउंटर करना ही है। आप गूगल करिएगा और पढ़िएगा ईस्ट तिमोर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के पास था, उसके बाद इंडोनेशिया का कब्जा हुआ, आगे चल के अमेरिका के प्रेशर में 99 में इंडोनेशिया को ईस्ट तिमोर छोड़ना पड़ा, और वहां पे कैथोलिक क्रिश्चियंस बसा दिए गए, और आज पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है कि 10 पैसिफिक ओशन आइलैंड्स जो हैं, जिनको माइक्रोनेशिया कहा जाता है, वहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हो। अगर आज ये बांग्लादेश के आइलैंड पर ये होगा तो यहां पर बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका में आगे चल के यही काम होगा। तो जैसे ही अमेरिका को उसका मन माफिक जवाब नहीं मिला, तो वो शेख हसीना से नाराज चल रहा है तभी से। चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी में बांग्लादेश को शामिल करने की कोशिश करी, शेख हसीना ने मना कर दिया, भारत के विरुद्ध कोई कार्य हम नहीं करेंगे। चाइना नाराज चल रहा है तब से। पाकिस्तान इनका नेचुरल एनिमी है। अगर आपसे आज कोई ये कहे कि मुसलमानों का कब्जा एक दिन दुनिया में हो जाएगा, तो कहने वाला तो गधा है ही, सुनने वाला भी है। आज ये जो जान के दुश्मन, ये जो दो मुल्क एक दूसरे के हैं, ये हिंदू मुसलमान हैं कि ये ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं, कि ये मुसलमान और ज्यूज हैं? ये तो मुसलमान ही मुसलमान है। विवाद किस बात को? कल्चरल डिफरेंसेस। अरे आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को आप लोग खेलते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके हाथ में तलवार आ जाए तो एक दूसरे को घुसड़ देंगे। धर्म को लेकर के धंधा नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान उनका नेचुरल एनिमी है। अमेरिका और चाइना को उन्होंने एनिमी बना लिया था। रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बंगाल में काम कर ही रहे थे। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होनी ही थी, जिसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया कि सबकी आंखों का जो कांटा था, सबके दिल पे जो कील थी, वो केवल शेख हसीना थी, जिसको निकाल दिया गया। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर नहीं है। यकीन मानिए कि अगर भारत जैसे देशों ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाले समय में हम बांग्लादेश को खो देंगे, और यहां पर एक ऐसा साम्राज्य विकसित किया जाएगा जो पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा होगा। पाकिस्तान तो पहले से ही बारूद के देर पे बैठा हुआ है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुका रहता है, पर्वत पे चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चढ़ता है, उसी तरीके से जो एक महान राष्ट्र होता है जैसे कि भारत, वो हमेशा लीनियंट रहता है। विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है कि हम बांग्लादेश की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारा पहला टारगेट है वहां पे जो हिंदू फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना, उनके लिए रिलीफ कैंप बनाना। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई है, और जो एंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनकी एज भी 86 है। शेख हसीना के दो विरोधी हैं। नोबेल पीस प्राइज उनको कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ही दिया जा चुका है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। अगर भारत ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पा रहा है तो इसमें भारत की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। हमारी लड़की को 100 ग्राम वेट ज्यादा में ओवरवेट कर दिया जाता है। कल हॉकी के मैच में क्लियर चीटिंग होती है। हमारे बॉक्सर को जानबूझ के फाउल दिया जाता है। ये सब हम देख रहे हैं, अंधे नहीं है। महात्मा गांधी 7 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे 1920 से 1930 के बीच। एक बार भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है, और एक लड़की जो सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया जैसी गोली खाती है, मलाला यूसुफजई, उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। और वो आज बड़ी होने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलती है और कहती है कि मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, और अब वो फिल्मों में डेब्यू कर चुकी है। आन सांग सू ची, जिसने लोकतंत्र के लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया, वो जेल में पड़ी हुई है। लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिलता है? बराक ओबामा को। किस बात के लिए? क्योंकि लादेन को घर में घुस के मार दिया और ग्लोबल पीस की स्थापना करी। महान लेखक जिन्होंने अपनी किताबों से क्रांति ला दी, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैन बुकर किसको मिलता है? ऐसे व्यक्ति को जो भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा,
जिन्होंने भारत में कभी पैर नहीं रखा वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। कम से कम मियां खलीफा को तो शर्म आनी चाहिए थी। इसलिए अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनको संबोधित कर रहा हूं, तो इतना जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश को बेहतर बनाने का कार्य करिए। हर तरफ विवाद है, हर तरफ अशांति है, ऐसे में कोई पॉजिटिव बात करिए। हमारे तो वो संस्कार हैं कि अगर एक राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देना पड़े तो हमारी 7 पीढ़ियों के प्रारब्ध कट जाएंगे। कहते हैं कि जब 7 पीढ़ियों के बहुत अच्छे कर्म हो तब राष्ट्र के लिए बलिदान देने का मौका मिलता है, और आप लोग अपने ही राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। तो बांग्लादेश के हालात नो डाउट चिंताजनक हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक है हमारे ही आस्तीन के वो सांप जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आंखें और कान दोनों खुले रखिए। जब तक किसी भी फैक्ट को वेरीफाई ना कर लीजिए तब तक उस पर विश्वास ना करिए। और अंत में फिर यही कहना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश जो कुछ भी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वो सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की वजह से है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं है। आज बांग्लादेश में जो भीड़ उग्र हुई है, जो लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश लोग हैं। इनके पीछे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, पैसे की जबरदस्त फंडिंग हो रही है, और हमारे देश के पत्रकार और हमारे देश के जो यूट्यूबर्स हैं वो उनको क्रांतिकारी बता रहे हैं और हमको चेतावनी दे रहे हैं कि एक दिन इस देश में भी आपकी माताओं बहनों की ब्रा को लहरा करके रैलियां निकाली जाएंगी। तो बस इसी बात के साथ ये टॉपिक मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा।